नमस्कार बच्चों, आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में स्वागत है। और आज मैं करवाने वाला हूं कक्षा छठी। सब्जेक्ट होगा हमारा भूगोल। पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास जो बुक है आपकी, उसमें जो सेकंड चैप्टर है बेटा, सेकंड चैप्टर वो करवाने वाला हूं। सेकंड चैप्टर आपको पता होगा और जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप देख लेना है बेटा। छठी कक्षा का सेकंड चैप्टर भूगोल में क्या है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है बेटा, ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होता है। ठीक है, सबके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से। और जितने भी इसमें अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, आपको ये नहीं पता ना इनके आंसर, इनके उत्तर क्या होंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा किस प्रकार उनको लिखना है। ठीक है, पहले आपको वीडियो को समझना है जिस प्रकार मैं समझा रहा हूं, और फिर आपको आखिर में, सबसे आखिर में आपको मैं जो देने वाला हूं वो गजब के हैं। जो अभ्यास के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार करने हैं वो आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्लोब। ठीक है, क्या बेटा, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब आपने देखा भी होगा ग्लोब। ठीक है, और इसमें जो दी हुई है जो अक्षांश और देशांतर, क्या अक्षांश, मैं आपकी बुक से ही करवाऊंगा बेटा। और जितने भी अभ्यास में जितने क्वेश्चन हैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप बिल्कुल चुटकियों में करके आओगे, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है बस। अक्षांश एवं देशांतर, देशांतर। ठीक है, ये अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम क्या जानेंगे, ग्लोब। ग्लोब क्या है भाई, सबसे पहले नाम ही हमको ग्लोब दिया है। अगर हम इनको जान लेंगे तो ये सोच लो हमको पूरा ये चैप्टर ही आ गया। इतना छोटा चैप्टर हमारा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से देखना है। ग्लोब होता है बेटा पृथ्वी का छोटा रूप। ठीक है, पृथ्वी का छोटा रूप। कभी आपने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, किसी ऑफिस में देखा होगा। ठीक है, जो ग्लोब होता है बिल्कुल पृथ्वी का छोटा रूप। मैं आपको बनाकर बताता हूं, फिर आराम से समझाऊंगा इनमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा। ठीक है, ये गोल हो गया। ठीक है, ये हो गया ग्लोब बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं इसमें। ठीक है, ये आपने देखा होगा इस आकृति को, इस आकृति को, क्या इस ग्लोब को भी देखा होगा आपने स्कूल में। ये होता है ग्लोब। ठीक है, ये मैंने बना दिया। और अब आप कहोगे कि ग्लोब किस आकृति का होता है, ग्लोब गोल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पृथ्वी का छोटा रूप तो होता है। पृथ्वी हम कहते हैं कि गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है बेटा। पृथ्वी चपटी होती है, इस प्रकार की होती है पृथ्वी। ठीक है, थोड़ी ही ये होती है भाई। ठीक है, बीच से खुली हुई और ऊपर नीचे से थोड़ी ही ऐसी। ठीक है, चपटी बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, पृथ्वी चपटी होती है। पृथ्वी का आकार किस प्रकार का होता है, पृथ्वी का आकार चपटी होता है। ठीक है, चपटी आकार की होती है। आगे देखना बेटा, ग्लोब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ग्लोब क्या होता है, ये ग्लोब होता है भाई पृथ्वी का छोटा आकार, हम ग्लोब कह सकते हैं। ग्लोब हमने क्यों बनाया है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अक्षांश नाम आया हुआ है। ठीक है, अक्षांश नाम आया हुआ है। उससे पहले एक बात और बताता हूं मैं आपको। जो ये सुई आप देख रहे हो ग्लोब को रोकी हुई है, ठीक है, ये सुई जो आपको रोकी हुई है इसको कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं अक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं अक्ष। ठीक, ध्यान से देखना है। और जो ऊपर वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ध्यान से देखना, जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हमें उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जो नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं दक्षिणी
ध्रुव, ठीक है। नीचे वाली साइड होती है ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। याद रखना बेटा, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। याद रखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसको अक्ष कहते हैं। ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। फिर हम करते हैं अक्षांश की बातें। अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देशांतर के बारे में बताता हूं बेटा। ये आप देख रहे होंगे लगातार, ये थोड़ी तिरछी खिंच गई बेटा, देखो मैं आपको बनाकर बताता हूं एक बार, ठहरना। देखना बेटा, इस प्रकार आपको भी बनाकर देखना है, ठीक है। आप बनाकर देखोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। और मैं बता दूं, ये जो मैंने रेखा खींची है, जो खड़ी हुई रेखा खींची है, ये होती है बेटा देशांतर। कौन सी रेखा खींच दी मैंने? ये खींच दी है देशांतर। अब समझ में आ गया होगा देशांतर क्या होता है। देशांतर होती है जो ये लाइनें होती हैं ग्लोब के ऊपर, ठीक है। ग्लोब के ऊपर ये कौन कितनी कितनी डिग्री पर है, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा बेटा। सबसे पहले आपको ये देखना है देशांतर क्या होता है। देशांतर ये लाइनें होती हैं, ठीक है, ये लाइनें। और इनको याद कैसे रखना है कि यही लाइनें देशांतर कैसे होती हैं। देखो, सबसे पहले देशांतर ये मानते हैं हम देशांतर में, और देशांतर में खड़ी जो लाइन आती है लगातार लंबी खींच दो इसको, तो ये खड़ी जो लाइनें हैं ये है देशांतर। याद रखना है, खड़ी जो लाइनें हैं ये देशांतर है, ठीक है। जो अब मैं बनाने वाला हूं अक्षांश वाली बनाने वाला हूं बेटा, ठीक है। देख लिया कितना गजब लग रहा है, जब शानदार लग रहा है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये जो सीधी लाइनें खींची थी मैंने सबसे पहले, ये देशांतर थी, और ये जो पड़ी हुई लाइनें खींची हैं ये है अक्षांश। इससे याद रखना है, हम ए को ऐसे लिखते हैं और ए को ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो याद रखना अक्षांश, जो अक्षांश वाली लंबी लाइनें खींच दी हैं तो ये कौन सी होगी? अक्षांश। इसको याद रखना है, देशांतर कौन सी रेखाएं होती है और अक्षांश कौन सी रेखाएं होती है। लिखना किस प्रकार है इनको, पहले ये हमको जान लेना है कि ये होती क्या है। प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा, और लेकिन इनको लिखना किस प्रकार है ये मैं आखिर में बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है क्या चीजें क्या होती है। जितने नाम दिए हुए हैं मैं सभी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने अक्षांश के बारे में बताया, ये अक्षांश जो रेखा होती है ये होती है। और देशांतर के बारे में बताया, देशांतर ये खड़ी होती है, ये रेखा होती है। और ग्लोब के बारे में बताया, ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप होता है। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और समझना भी है, वरना करने का क्या फायदा है। आपको सीखना बेटा, पृथ्वी में बहुत कुछ है, ठीक है। और ये सब आपको बताना है। ये लाइनें क्यों खींची हुई हैं ये चीज बतानी है। मैंने बताया था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्यान से देखना है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपके जो चैप्टर में पूछा गया मैं उतना ही करवाऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अलग से बताऊंगा, पृथ्वी की गजब गजब की बातें, ठीक है। देखो एक लाइन है बेटा, बिल्कुल बीच से काटती है वो, ठीक है बेटा। बिल्कुल ग्लोब को बीच से, पृथ्वी को बीच से काटती है वो लाइन, ठीक है। बीच से काटती है पृथ्वी को, तो उसको जो हम कहते हैं, उस रेखा को हम जानते हैं, उसको हम जानते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है बेटा। किस नाम से जानते हैं इसको? भूमध्य,
भूमध्य रेखा। ध्यान से देखना बेटा, और इसको भूमध्य के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका नाम कहीं कहीं पर क्या लिखा आता है, इसका कहीं कहीं पर नाम लिखा आता है विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा। ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं है, 2-3-4 लाइनें हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानना है और इन लाइनों को क्यों खींचा गया है ये जानना है। ठीक है, तो लगातार देखते रहना है। जो बीच से जो रेखा को काटती है, हम कहेंगे पृथ्वी को बीच से काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 भागों में पृथ्वी को काट देती है। जो ऊपर जो हिस्सा होता है उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी ध्रुव नहीं बेटा, ध्रुव ये जो यहाँ पर होते हैं ये ध्रुव होते हैं, लेकिन ऊपर के जो हिस्से को हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का जो हिस्सा होगा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। जितने भी छठी के बच्चे हैं, आशा है बेटा सीख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, और जो नीचे का जो हिस्सा रह गया, मैंने क्या बताया था? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखो इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये नीचे का हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है यार। ठीक है, ध्यान से देखना है। फिर एक एक रेखा और खींची गई है इसमें, आपको ये पता नहीं वो कौन सी रेखा है। ठीक है, लेकिन आपको जानना होगा। ठीक है, एक चीज और पूछी जाती है बेटा, ये 0 डिग्री पर काटती है, ये रेखा 0 डिग्री पर काटती है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रेखा 0 डिग्री पर काटती है। फिर हम ऊपर पहुंच जाते हैं 23.5 डिग्री तक, 23.5 कदम चलते हैं हम और 23.5 पर यहां पर पहुंच जाते हैं भाई, इस रेखा पर। फिर एक रेखा और काटती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये है मकर रेखा, सॉरी करक रेखा। करक रेखा। तो आप को दिमाग में ऐसा हमेशा चलता रहता है कि कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा ये है, उत्तरी गोलार्ध में है और 23.5 डिग्री पर काटती है। ठीक है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में है और 23.5 डिग्री पर काटती है, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा आगे भी बार बार पूछी गई है, मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, देखना आराम आराम से। ठीक है, और फिर ये 0 डिग्री पर जो ये कौन सी रेखा काटती है, ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बीच से पृथ्वी को काटती है। ठीक है, और ये ऊपर की ओर पहुंच गए 23.5 और नीचे की ओर 23.5 और पहुंच जाएंगे हम यहां पर 23.5 डिग्री पर हम यहां पर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे? ये हो गई करक और ये हो गई मकर, मकर रेखा, और ये भी 23.5 डिग्री पर काटती है, हमको याद रखना है। ये भी 23.5 डिग्री पर काटती है। बिल्कुल गजब का ग्लोब लग रहा है और एक एक बात करके बता रहा हूं, आपको ध्यान में भी रखना है, आपको पढ़ना भी है, मस्ती में पढ़ना बेटा। बीच से काट दिया, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, और ऊपर से काट दिया 23.5 डिग्री पर काट दिया ऊपर से, तो कर्क रेखा हो गई, और नीचे से काट दिया तो मकर रेखा हो गई। तो नीचे से याद रख सकते हो आप, नीचे पानी में क्या रहता है? मगरमच्छ, और मकर को क्या कहते हैं? मकरमच्छ, मगरमच्छ ही कहते हैं। ठीक है बेटा, नीचे पानी में नीचे वाली मकर रेखा, ऊपर वाली कक्कर रेखा, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें बेटा एक और इंपॉर्टेंट जो होने वाली है वो है, इसको जानते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है, आगे बात समझ में। 66.5 डिग्री, इतने ही। फिर इसके नीचे जाएंगे तो यहां भी क्या होगा? यहां भी एक रेखा काटती है, या ये भी 66.5 डिग्री।
इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल आसान है। 23.5 डिग्री पर कक्कर रेखा उत्तरी गोलार्ध में काटती है और मकर रेखा नीचे दक्षिणी गोलार्ध में काटती है 23.5 डिग्री पर। और जो इसको जो हम पहचानेंगे 66.5 डिग्री को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। पहचान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखो आपको सीखना तो ध्यान से देखोगे, इतनी गजब तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यही आपके चैप्टर में है, ठीक है। इन रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? देखो ये मैंने जाल सा बना दिया, इन रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ये आपके अभ्यास में पूछा गया है और ये आपको जानना है। इन जो रेखाओं के जाल को कहते हैं यामयोत्तर रेखाएं, यामयोत्तर रेखाएं, ठीक है बेटा। यामयोत्तर रेखाएं कौन सी हैं? यामयोत्तर रेखाएं कौन सी हैं? जो उत्तरी जो ये देशांतर और अक्षांश रेखाओं के जाल को हम क्या कहेंगे? यामयोत्तर रेखाएं। ध्यान से देखना है इसको, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वे सभी करवाने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। आपको पता है हमारा भारत यहां पर है उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। आपको पता भी होगा कि भारत को कक्कर रेखा बीच से काटती है, ठीक है। भारत को कक्कर रेखा बीच से काटती है। आपको मैप में देखा होगा कहीं कहीं पे, मैं आपको ये बनाकर बताता हूं। ये आप देख रहे होंगे बेटा, ये भारत है हमारा, जो ये भारत हो गया, ठीक है। और देखो इस प्रकार है, और ये एक रेखा काटती है, तो ये कक्कर रेखा बेटा ये यहां से गुजरती है, तो हमारा भारत यहां पर है, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान देना है हमको, लगातार देखते रहना है। अब हम ज्यादा नहीं करवाएंगे, मैं इतना करवाऊंगा इस चैप्टर में, आपका ये चैप्टर बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको बिल्कुल याद हो जाए। मस्ती में करेंगे एकदम, लगातार देखते रहना है बस, और सीखते रहना है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ये इनको जो सुई होती है, ग्लोब में जो सुई होती है उसको एक्स कहते हैं, और एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव, और ये बीच से जो पृथ्वी को काटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। ये दो भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। और फिर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो काटती है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में काटती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, जो दक्षिण गोलार्ध में काटती है उसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक और जो इंपॉर्टेंट रेखा काटती है, ये 66 मानी हुई है सभी ने, तो ये 66.5 डिग्री बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो एक बात और दी गई है बेटा आपके चैप्टर में, क्या दी गई है? आपने नाम सुना होगा शीतोष्ण, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इसके बारे में भी जानना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप ये कहोगे बस यही है, तो ये पृथ्वी है, आपको पता होगा बेटा, ये घूमती रहती है पृथ्वी, और यहां से सूरज निकलता है भाई, ये लगा लो, ये यहां से सूरज निकलता है, ठीक है। ये लगा लो बेटा, जब सूरज यहां पर आता है बिल्कुल पृथ्वी के बीच से, बहुत ज्यादा गर्मी होती है भाई, आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो उष्ण गर्मी हो गई, कटिबंध, उष्ण कटिबंध गर्मी हो गई, ठीक है। हम कह सकते हैं कक्कर रेखा और मकर रेखा का जो एरिया है यहां से यहां तक का, ये उष्ण कटिबंध एरिया है, क्योंकि सूरज यहां से ऐसे आता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है इस एरिया में, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। याद रखना है बेटा इसको। उष्ण कटिबंध क्या होता है? जो कक्कर रेखा और मकर रेखा के बीच के जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो फिर आप कहोगे कि
शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीत कटिबंध किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर अब मैंने कहा था बेटे एक चीज है आपको, ये जो आने वाली है 66.5 डिग्री वाली बहुत काम आने वाली है। अब जो 66.5 और 23.5 डिग्री के बीच की जो जगह रह गई, और ये 23.5 और 66.5 डिग्री के बीच की जगह रह गई, ये क्या है। देखो दिन छोटे बड़े होते रहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे चलकर आपको पता भी चलेगा। ठीक है, जब सूरज थोड़ा नीचे हो जाता है, इसके कारण छोटे बड़े दिन होते हैं। तो अगर इस साइड को आता है, कुछ कुछ यहाँ पर सर्दी होती है, कुछ कुछ और सर्दी, और कुछ कुछ गर्मी होती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में और इस एरिया में। ठीक है, इसलिए इनको बिल्कुल हम शीत नहीं कह सकते, शीतोष्ण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध याद रखना है। ठीक है, तो 23.5 और 66.5 के क्या हो गया, ये शीतोष्ण का एरिया है, क्योंकि इस एरिया में सूरज कम जाता है बेटा, गर्मी कम होती है, कुछ कुछ सर्दी होती है, कुछ कुछ गर्मी, तो दोनों मिला दिए, शीत भी मिला दिया और उष्ण भी मिला दी, शीतोष्ण। ठीक है, गर्मी और सर्दी होती है इस एरिया में, और इस एरिया में भी। ठीक है, कुछ गर्मी होती है कुछ सर्दी, लेकिन हम इस शीतोष्ण को क्या कहेंगे, इस शीतोष्ण को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे बेटा इसको, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यहां पर लिख लेना है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब एक और रह गया, ठीक है, एक और रह गया, आपको एक नाम और सुना होगा आपने। ठीक है, शीत कटिबंध। क्या बताया मैंने, शीत कटिबंध। मैं अभ्यास के जितने क्वेश्चन है बेटा छोड़ने वाला नहीं हूं, और आप बिल्कुल आसानी से लिख कर आओगे, इस प्रकार मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आपके पास क्या पूछा जाएगा, आपके पास पूछा जाएगा कि पृथ्वी के कटिबंध कितने हैं और उनके बारे में बताइए। हम बता देंगे भाई, 3 कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो बेटा यहां तो सूर्य पहुंचता ही नहीं है, यहां भी 66.5 से आगे सूर्य पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर तो बर्फ ही बर्फ है। अंटार्कटिका आपने देखा होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप यहां तो है, वहां पर hमेशा बर्फ रहती है, यहां पर हमेशा बर्फ रहती है। तो ये हो गया उत्तरी शीत कटिबंध। तो शीत हो गया बेटा, यहां पर तो हमेशा सर्दी रहती है। और ये क्या हो गया, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, भूलना नहीं है, करना है बेटा, और मैं आपको करवाऊंगा। भूलना नहीं, भूलने ही नहीं देंगे भाई, बताएंगे ऐसे आपको यार, भूलने नहीं देंगे। सूरज की किरणें बहुत कम जाते हैं बेटा, इसलिए यहाँ पर बर्फ पड़ती है, और बर्फ पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा शीत होती है, मतलब शीत होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, शीत कटिबंध। और दक्षिण में है उसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे, और उत्तर में है उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, हैं, समझना क्या है यार, देख रहे होंगे आप। अगर चलता फिरता आदमी भी देखेगा ना, वो भी समझ जाएगा। इतने पागल नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखोगे बेटा, इस प्रकार ही पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये नहीं कहेंगे भाई ये हो गया ये हो गया, आपको करके बताऊंगा मैं। भूगोल आपको गजब तरीके से याद करानी है बस। ठीक है, जितने भी हमारे भारत में सब कुछ करवाना है, एक एक जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके जो बुक में जितने भी है ना,
एक एक करके बताऊंगा मैं, एक एक करके अभ्यास के क्वेश्चन किस प्रकार लिखने हैं ये मैं आपको लास्ट में देखना है वीडियो को जरूर से, और उस प्रकार लिख लेना। सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है और फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है बस, ठीक है। तो देखते रहना बेटा। अब जो हमारी बात आने वाली है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है बस। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो यामयोत्तर रेखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसके बारे में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। यामयोत्तर रेखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख रेखा जो है बेटा ये है ग्रीनिच में, कहां पर ये ग्रीनिच, मैं आपको बताऊं बेटा ये ग्रीनिच ये है ब्रिटेन इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड में है बेटा ग्रीनिच। मैं आपको बताऊंगा इसका मैटर क्या है, ठीक है। ग्रीनिच में है इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में है, और वहां पर एक वेधशाला है, क्या वेधशाला है बेटा वहां पर, ठीक है। कहां पर इंग्लैंड में एक वेधशाला है, राजकीय वेधशाला है बेटा वहां पर। ये लगा लो जो ये देशांतर रेखा गुजर रही है ना वहां से, जब ये ग्रीनिच और इंग्लैंड से होकर गुजरती है, जब सूर्य इसके ऊपर आता है, यहां पर है एक रेखा वो, और सूर्य इसके ऊपर बिल्कुल आता है, तो वहां पर 12 बज जाते हैं भाई। जो बिल्कुल यामयोत्तर जो प्रमुख रेखा मानी गई है, यहां से हर रेखा का नाप होगा, मैं बता दूं जो नापते हैं यहां से 0 डिग्री होगी। जो ये रेखा एक है इनमें से यामयोत्तर, और वहां पर 0 डिग्री होगी। इधर चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर चलते जाएंगे 1 2 3 4। वो मतलब ये माना है कि जो इंग्लैंड से मानेंगे हम एक रेखा, ये वैसी, ये एक चीज और बताता हूं बेटा, ये कोई रेखा खींची नहीं है, ये पृथ्वी पर ये रेखा खींच नहीं रखी है ये, ठीक है। इनकी कल्पना कर रहे हैं बस, काल्पनिक रेखा ही ये। कल्पना क्या होती है, जिनको हम बस ये मान लेते हैं, ठीक है, कई बार मान लेते हैं हम, है ये हम कभी सपने नहीं लेते हमारे हाथ में हथियार होगा, मैं फौजी ऐसे बन जाऊंगा, मैं फौजी बनूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उसी प्रकार ये मान लेते हैं, एक बार ये फौजी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बार ये मानी हुई है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने मानी हुई है, ये काल्पनिक रेखा है बेटा, ये कोई रेखा खींची नहीं है, ध्यान से देखना। और एक रेखा ऐसी खींची मतलब मानी गई है जो कि सभी कहते हैं कि ये इंग्लैंड से गुजरेगी और ग्रीनिच में, ठीक है। जो इनका मेन मुख्य जो केंद्र बताया है राजकीय वेधशाला है, जो ब्रिटेन में है बेटा ये, ठीक है, इंग्लैंड से ये जो गुजर रही है, इसको हम 0 डिग्री पर मानेंगे, देशांतर रेखा इसको 0 डिग्री पर मानेंगे। और एक फिर ये रेखा 1 डिग्री हो गई, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, फिर ये डिग्रियों में बढ़ जाएंगे, फिर ये इधर डिग्रियों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार इसको 0 डिग्री मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 90 तक, ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री पर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से ये 90 डिग्री पर होगा, और ये पूरा घूम जाएगा 360 है बेटा, ठीक है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं 360, और ये होंगी 180, 90 ये हो गई और ये 90 ये हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ये 90 क्यों होंगी और ये 360 क्यों होंगी, ठीक है, पूरा ध्यान से समझना है एक बार, ठीक है। तो यामयोत्तर रेखा कौन सी होती है, ये सभी यामयोत्तर रेखा तो सभी हैं ये, लेकिन इनका कहना है कि प्रमुख यामयोत्तर रेखा कहां से गुजरती है, तो कहां से गुजरती है, ग्रीनिच से, जो कि इंग्लैंड में है। और जो प्रमुख रेखा का ये मुख्य केंद्र है, जो ये कहां से गुजरता है, ये राजकीय वेधशाला, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से। ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान तरीके से, बस यही आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसको समझने में, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ दूंगा, आपको छोड़ूंगा ही नहीं, समझा के छोड़ दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। ये 0 डिग्री पर काटती है ये, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि यामयोत्तर रेखा है,
उसके देशांतर जो मानक है बताइए इसके, ठीक है, इसका मान बताना है बेटा, देशांतर रेखा का जो इसका मान बताना है, तो 0 डिग्री होगा बेटा, इसका क्या होगा 0 डिग्री, ध्यान से देखना है। और एक चीज और बताता हूं, हमारे भारत में जो मानते हैं भाई, इसके ऊपर, इस रेखा के ऊपर पूरा सूरज आएगा तो हमें जो टाइम बताएंगे, ठीक है, जो 12 बजेंगे हमारे पूरे भारत में, जो मैंने अभी अभी बताया था भारत के, ठीक है, भारत में भी ये रेखा होती है और यहां से गुजरती है 82.5 डिग्री पर बेटा, 82.5 डिग्री पर, ठीक है, यहां से गुजरती है 82.5 डिग्री से, उसके ऊपर जब आता है तो हमारे भारत में 12 बजते हैं, हमारे भारत में 12 बजते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान तरीके से देखना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं सारे के सारे बताऊंगा आपको, लगातार देखते रहना है। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ करवा दिया बेटा, ठीक है, समझ गए होगे। और मैं अभ्यास के जिस क्वेश्चन करवाऊं ना, तो अच्छी तरह किस तरीके से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, किस प्रकार है वो मैंने बताए हैं, ठीक है। और जो एक बात है और जो मैं देख रहा हूं, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ठीक है। और कमेंट करके बता देना जी इस हमने ये क्वेश्चन नहीं किया, इस पॉइंट के बारे में मैंने नहीं बताया, कोई भी पॉइंट हो आप उठाकर लाना और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। मस्त तरीके से करना है भाई, ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ कराने वाले हैं। हमने यामयोत्तर रेखा के बारे में भी कर लिया, ठीक है। और एक चीज और बताऊं बेटा, ये जो एक रेखा होती है ना, 1 डिग्री, क्या बताया मैंने, 1 डिग्री पर जब पृथ्वी घूमती है 1 डिग्री पर सूर्य आगे आता है ना, तो ये 4 मिनट लगाता है भाई, ठीक है। तो ये हो गई, ये मान लो सूर्य यहां पर है, इस रेखा के ऊपर है, सूर्य इस रेखा के ऊपर है, ये पृथ्वी ऐसे घूम जाती है तो इसके ऊपर आ जाता है, तो ये कितने मिनट में, 4 मिनट लगाता भाई, ठीक है, 4 मिनट लगाता है 1 डिग्री घूमने के लिए, ठीक है। तो आप हिसाब कर लेना कि 2 पे कितना लगाएगा, 3 पे कितना लगाएगा और 4 पे कितना लगाएगा, ठीक है बेटा। और अब ये सीधा देख लेना 1 घंटे में कितने डिग्री पार करेगा। अगर 1 डिग्री को 4 मिनट लेता है 1 डिग्री घूमने पर, ठीक है, 1 डिग्री पर आने के लिए 4 मिनट लेता है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, ये 15, ठीक है बेटा, 15 डिग्री 1 घंटे में करेगा, याद रखना। ये 15 डिग्री इधर आ जाएगा ना सूर्य, तो 1 घंटे में आएगा। ऐसे ऐसे सूर्य, पृथ्वी घूमती रहती है और सूर्य यहीं पर रहता है और पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। 1 डिग्री पार हो गई, 2 डिग्री पार हो गई, 3 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट में और 1 घंटे में 15 डिग्री, याद करना है, अपना हिसाब लगा लेना है। इसलिए आपको पता है हमारे भारत में जब बताया गया आपकी बुक में, हमारे भारत में जब यहाँ पर 12 बजे हुए ना, तो इंग्लैंड में कितने बजे होंगे, कम से कम 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम उनसे आगे हैं। हम पहले दिन निकल जाता है 5.5 घंटे उनसे। आई बात समझ में? एक बात और पूछी जाएगी बेटा, जब एक क्वेश्चन है, मैं यहीं पर समझा दूंगा, लिखने का तरीका तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूं, समझना है क्या है। पेज नंबर 16 पर देखना है, इसी में से, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, 5:30 होती है, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है। जब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि हमने बताया कि सूर्य इधर से निकलता है और पहले हमारा भारत आता है, और यहां पर है लंदन, तो ठीक है। 1 डिग्री को पार करेगा तो 4 मिनट लगाता है, तो यहां से जो हमने अभी अभी जिक्र किया था ये है 0 पर, और हमारा भारत 82.2 पर। देख लेना भाई, 82 डिग्री का फर्क है, 82 लाइनें पार करेगा, 82 डिग्री पार करेगा। और हमने हिसाब लगा लो, 1 डिग्री में 4 मिनट लगाता है, तो 82 डिग्री में कितना लगाएगा,
ठीक है बेटा, 82 डिग्री पार करेगा एक लाइन में 4, एक लाइन अगर जब पार करेगा तो 4 मिनट लगाता है, तो 82 लाइनें पार करेगा तो कितने लगाएगा ये देख लेना बेटा। ठीक है, गुना करके देख लेना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इतना समय लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, सूरज वहां पर बाद में पहुंचता, हमारे यहाँ पर पहले आता है, इसलिए हमसे वो लेट है। लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझना पहले है, लिखने का मैं तरीका मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहना बेटा, बेफिक्र। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, बिल्कुल उतार लेना है इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से सो हमारा हो गया है चैप्टर। ठीक है, क्लियर हो गया है। और अब मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को रोककर और अच्छी तरीके से लिखना है उनको। ठीक है, एक एक अभ्यास का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, किस प्रकार वो लिखना है। ठीक है, तो बेटा लगातार करना है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, हर एक वीडियो हमको देखनी है, अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। ठीक है, पूरा ज्ञान करना है हमको। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना है, फिर समझ में नहीं आए तो फिर से बताना। और अगर ये समझ में आ रहा है, कुछ बातें भूल गए हो आप, फिर से वीडियो को देखना है। ठीक है, अब मैं आपको करवाऊंगा अभ्यास के क्वेश्चन, किस प्रकार करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लगातार वीडियो को देखते रहना है। बच्चों, हमने क्लास जो कर ली है और मैंने आपको समझा दिया है। अब जो हमारा जो चैप्टर है ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर, इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। पृथ्वी का आकार क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ध्यान से देखना है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, ऐसा हम कई बार पढ़ चुके हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ठीक है बेटा, मैंने बताया था पृथ्वी का आकार इस प्रकार है, थोड़ा अंडाकार कह सकते हैं हम, अंडाकार भी माना जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। ठीक है बेटा, ध्यान से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, रोक के वीडियो को लिख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है ये मैंने आपको बताया था। ग्लोब क्या है, ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार और आकार के हो सकते हैं, जैसे बड़ा ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। पॉकेट में रखने योग्य भी ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों के सही आकार दिखाया जाता है। तो इसको भी आप लिख लेना अच्छे तरीके से। मैंने आपके लिए मेहनत करके ये PDF बनाया है बेटा, अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, आपको भी मेहनत करके दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। ठीक है बेटा, देशांतर जो रेखाएं होती है ये ऐसे होती हैं और जो अक्षांशीय ये ऐसी होती हैं। और कर्क रेखा मैंने बताया था अपने उत्तरी गोलार्ध में है और ये हुआ था वही 23.5 डिग्री। ठीक है, इसका क्या मान हो जाएगा, 23.5 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। मैंने ये कटिबंध के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताया था बेटा। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ठीक है बेटा, आगे देखो, अच्छे तरीके से करना। वैसे मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बता दिया था, ध्यान से देखना है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, लिखने का तरीका मैंने आपको दे दिया है, इस प्रकार लिखना है बेटा। और ये होती क्या है, किस प्रकार की होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख लेना वीडियो को रोककर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या होगा, क्या है, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो उष्मा की जो सबसे ज़्यादा गर्मी उष्ण कटिबंध में क्यों होती है, मैंने आपको बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है। मैंने आपको बताया था, अच्छी तरह समझाया भी था। ठीक है बेटा, अभ्यास में सभी वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भारत में शाम 7:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था बेटा। ठीक है, सही समझाया था। ठीक है, तो ये जो भारत की
ग्रीनिच के रूप में जो रेखा है 22 डिग्री 30 सेंटीमीटर बेटा में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 4 मिनट का अंतर होता है। मैंने ये 4 मिनट वाली भी बताई थी। जो 1 डिग्री को पार करता है सूर्य तो 4 मिनट लगते हैं, ठीक है बेटा। और आप हिसाब लगा लेना ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आप लिखने का तरीका ये दे दिया है, ठीक है बेटा। लिखने का तरीका ये दे दिया है, रोक कर इस आंसर का उत्तर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही चिन्ह बताना है। प्रमुख यामोत्तर का नाम मान बताइए। मान मैंने आपको बताया था बेटा, प्रमुख यामयोत्तर जो रेखा है उसका मान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था इसका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो किसके नज़दीक पाया जाता है बेटा, शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देशांतरों की कुल संख्या। देशांतरों की कुल संख्या 360 है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो बेटा उत्तरी ध्रुव मैंने आपको बताया था, ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ऊपर उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि ये ऐसे हो गया था और ये 2 भागों में बांट दिया था। ऊपर था ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण नीचे था ये दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गिल्ड किसका जाल है। ये भी मैंने आपको बताया था, गिल्ड किसका जाल है, अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतर यामयोत्तरों का, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था इस प्रकार के ये जो जाल हैं ये यामयोत्तर रेखाओं के जाल है, ठीक है बेटा। इसको गिल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट खालिस्तान बनने हैं बेटा, ठीक है। मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है। मकर रेखा जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ये भी कह सकते हैं, और किस जो 23-23.5 डिग्री पर ये स्थित है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा रेगिस्तान क्या है, भारत का मानक यामयोत्तर कितना है, 82 बताया था बेटा मैंने, 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा ये रेगिस्तान हो जाएगा, 0 यामयोत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। इसके अनुसार आप मैंने आपको दे दिए हैं, लगातार देखते रहना है और ये आपको करना है। देशांतर के बीच की दूरी की तरफ घटती है, ये भी आंसर आपको देना है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव और खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको देना है, ठीक है। ये तीनों मैंने आपके लिए छोड़ दिए बेटा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि बेटा आपको समझ में आ गए होंगे ये सभी, और ऐसे ही सभी जो अपने चैप्टर है इस प्रकार करवाऊँगा मैं। तो लगातार जुड़े रहना है हमसे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे भी सभी क्वेश्चन और आंसर इसी प्रकार कराएंगे बेटा। तो सभी बच्चों को गुड नाइट।